ओके, सो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड फिर मैं बताता हूँ कि क्लास के अंदर हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी स्क्रीनर की। तो आज की इस क्लास के अंदर हम स्क्रीनर को ओवरव्यू समझने वाले हैं कि बिकॉज अगर आप फंडामेंटल से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो टूल है स्क्रीनर, इसको कैसे यूज करना है। बिकॉज अगर आपको ये टूल यूज करना नहीं आता है तो इफेक्टिवली आप कंपनीज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कंपनी खोलूँ आईटीसी, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे रेशियोज आते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। तो इन चीजों का क्या मतलब होता है एंड आप इन्हें कैसे एनालाइज करके ये समझ सकते हो कि कंपनी अच्छी है या खराब है। तो आज के इस 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हाउ टू यूज स्क्रीनर। बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस आपको अगर आपको करना है सिर्फ इस वेबसाइट पे होता है आपका। तो हर एक रेशियो, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक वर्ड यहाँ का मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस 1 घंटे की, 1 1.5 घंटे के जितना भी टाइम लगे क्लास के अंदर, राइट। हाउ टू गेट रिकॉर्डिंग इफ प्रीवियस डे आई वाज नॉट प्रेजेंट। सो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इस क्लास के भी, जैसे ही आज आज क्लास होती है आप नहीं मिस, आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको कल तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट। एंड जो हमारा पहले मंडे वाला सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी टेलीग्राम पे आ चुकी है एंड आपकी मेल पे भी शायद आ जाएगी अगर आपने रजिस्टर करा होगा, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो भाई screener.in इसका नाम है। ठीक है, कंप्लीटली फ्री वेबसाइट है, आप लॉग इन कर सकते हो। मैंने इसका प्रीमियम वर्जन ले रखा है। क्यों ले रखा है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो अगर आप स्क्रीन यूज करते हो। एंड यहाँ पे लेट से मैं लगाता हूँ कि प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 50%। ठीक है, तो काफी बार मुझे क्या चाहिए होता है कि मैं इसे डाउनलोड करूं, एक्सपोर्ट करूं और इसे ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊं यूज करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स मुझे नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। एक और फीचर नहीं मिलता है जो फ्री वर्जन में, वो ये है कि मैं जो कंपनीज का रिपोर्ट होता है आप महीने में 20 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, राइट। ये आप इस सेक्शन को एक्सपैंड नहीं कर सकते, आई गेस 20। तो उसका है कि आप दो तीन मेल लॉग इन करके रखो, आप स्विच कर लो। बट क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा कंपनी स्टडी करता हूँ इसीलिए मैंने प्रीमियम ले रखा है। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप लो। मुझे लगता है अगर आपको नीड आए एक टाइम पे तो आप ले सकते हो, इनिशियली लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। व्हेन वाज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे। इससे पहले वाला जो वेबिनार था उसके अंदर मैंने बस ब्रीफली बताया था कि क्या आप सीखने वाले हो। ठीक है, ये पहला दिन है। ठीक है, तो अभी गाइस मैं थोड़े से चैट्स को कम पढ़ूंगा एंड स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप स्क्रीनर को यूज कर सकते हो। तो दो सेक्शंस के लिए स्क्रीनर को यूज करा जाता है। पहले तो एक है स्क्रीनिंग, जहाँ पे आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम एनालाइज करते हैं कि भाई कंपनी को कैसे एनालाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। तो कोई कंपनी भी हम खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आईटीसी खोल लेता हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी होगी तो सारी चीजें हमें अच्छे से समझने में आसानी होगी, राइट। तो सबसे पहले, आज पेन टैप काम नहीं कर रहा है, बट सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब ये है कि कंपनी का साइज क्या है। ये मार्केट कैप कैसे आता है, मार्केट कैप का फॉर्मूला ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि एमआरएफ सबसे महंगा शेयर है। ठीक है, एमआरएफ अगर आप देखोगे तो 1 लाख रुपए का एक शेयर आता है। बट क्या ये कंपनी सबसे बड़ी है? नहीं, इससे बड़ी रिलायंस है। रिलायंस का अगर आप देखोगे तो रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है? ठीक है, रिलायंस का शेयर प्राइस, रिलायंस का शेयर प्राइस सिर्फ 1200 रुपए का है। तो काफी लोग जो नए आते हैं मार्केट के अंदर उन्हें लगता है कि भाई एमआरएफ रिलायंस से बड़ी कंपनी है क्योंकि इसका शेयर प्राइस ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है। एमआरएफ का शेयर तो बहुत बड़ा है, मतलब 1 लाख रुपए का है, पर इसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है। रिलायंस का शेयर प्राइस भले ही कम हो बट इसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, करीब रिलायंस के 6 करोड़ शेयर्स हैं। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बट एमआरएफ के जहां तक 15 लाख के करीब कुछ शेयर्स हैं। मतलब मुझे कोट मत करना, बट नंबर ऑफ शेयर्स काफी कम है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो रिलायंस की मार्केट कैप है वो करीब 15 लाख करोड़ की है। एमआरएफ की मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ की होगी शायद। हाँ, 50,000 करोड़ रुपए की। तो आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा छोटी है। क्यों छोटी है? बिकॉज इनका नंबर ऑफ शेयर्स काफी कम है। अब मार्केट कैप से हमें कैसे पता चलता है कि कंपनी के, मार्केट कैप क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मार्केट कैप हमें ये बताती है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है, और ये बताती है कि उससे
उसके अंदर रिस्क कितना ज्यादा है। बिकॉज अगर मैं आपको रिलायंस दिखाऊं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब आप देखो ये 16 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, इंडियन मार्केट के अंदर सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, मतलब इससे ज्यादा लिस्टेड, इससे ज्यादा मार्केट कैप किसी की भी नहीं है। एचडीएफसी की अगर आप देखोगे तो वो करीब 12-15 की, वो भी होगी 14 लाख करोड़ की है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, एमआरएफ, एचडीएफसी बैंक। अब इनके अंदर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो काफी कम हो चुकी है। पिछले 3 साल के अंदर इफ यू लुक एट एचडीएफसी बैंक, तो कहीं शेयर प्राइस नहीं गया है। अब यहाँ पे शेयर प्राइस ग्रोथ क्यों नहीं होती है? बिकॉज कंपनी का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब इसे ग्रो करना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। तो अगर आप किसी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो तो वहां पे कंपेरेटिवली आपको स्लोअर ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको ग्रोथ तेज मिल सकती है, बट ग्रोथ के साथ एक रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो मार्केट कैप हमें क्या बताती है किसी कंपनी की, कि भाई कंपनी का साइज कितना है, छोटा है या बड़ा। ओके, सो यहाँ पे हमने गौरव, मैं देखता हूँ अभी आप सेशन खत्म होने के बाद आई विल लुक इनटू इट। कुलदीप, आप इस क्लास के अंदर हो, एक बार मुझे बताना। ठीक है, तो ये हमने मार्केट कैप समझ लिया है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज एक वर्ड पे अगर हम 5 मिनट स्पेंड करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। करंट प्राइस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये कंपनी की बुक वैल्यू देखने के लिए मिलती है, कैसे कैलकुलेट होती है मैं बताऊंगा। स्टॉक का पी रेशियो देखने के लिए मिलता है, एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखने के लिए मिलता है। ये जो बेसिक रेशियोज हैं इनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ स्क्रीनर का पहले तो, ठीक है। इंडस्ट्री पी देखने के लिए मिलता है। अब पी रेशियो मैं चाहता हूँ, जो पी वर्ड है मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई पी क्या होता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पी रेशियो का सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई घर है जो आपने 100 रुपए का खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई घर है वो 100 रुपए का खरीदा है, और वो घर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट देता है साल का, ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट देता है, तो उसका पी रेशियो 100 हो जाता है। मतलब आपने 100 रुपए खरीदा है और वो कंपनी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट देती है। मतलब अगर आईटीसी के अंदर अगर आप 25 रुपए डालोगे तब ये साल का आपको 1 रुपए का प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो पी रेशियो का सिंपल टर्म से मतलब होता है, कल एक बेसिक जो रेशियोज है उनके ऊपर क्लास में हम बात करेंगे। एंड उसके बाद रेशियोज आते हैं, फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब अगर आप चाहो स्क्रीनर के अंदर तो यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो आप लगा सकते हो, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, प्रॉफिट ग्रोथ, करंट रेशियो, एंड जो भी रेशियोज आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, सेव रेशियोज पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो स्क्रीनर पे काफी लोगों के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेशियोज लगे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे रेशियोज एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टॉप पे अगर आप देखोगे 3 डिटेल्स देखने के लिए मिलती हैं। पहला है कंपनी का वेबसाइट, अगर आप क्लिक करोगे कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओगे। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो बीएससी का कोड है, आप बीएससी की वेबसाइट पे चले जाओगे, है ना। बीएससी की वेबसाइट पे इस कंपनी का जो कोड है वो ओपन हो जाएगा। एनएससी पे क्लिक करोगे तो एनएससी की वेबसाइट पे आईटीसी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस के बारे में लिखा होता है, राइट। कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखा होता है। तो फॉर एग्जांपल आईटीसी मैंने ओपन करा है तो लिखा हुआ है आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। ठीक है, आईटीसी ऑपरेट्स इन 5 बिजनेस सेगमेंट्स, एफएमसीजी, सिगरेट, होटल, पेपर बोर्ड एंड एग्री। तो यहाँ पे हमें टोटल पता चल गया कि भाई कितना क्या क्या बिजनेस है। अब बिजनेस तो पता चल गया है, ये पता चला है कि भाई ये एफएमसीजी के अंदर भी हैं, सिगरेट के अंदर भी हैं, होटल के अंदर भी हैं, पेपर बोर्ड के अंदर भी हैं, एग्री बिजनेस के अंदर भी हैं। बट बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में भी पता चलता है, और ये ऑलमोस्ट हर कंपनी का होता है कि किस सेगमेंट से कितना आता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे 42% जो इनका आज की डेट में भी रेवेन्यू आता है। मतलब आईटीसी में हमने क्या पता चला कि भाई सिगरेट भी बेचते हैं, ये पेपर प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, है ना, ये पैकेजिंग भी है, एफएमसीजी के अंदर भी हैं, yippee नूडल्स भी बेचते हैं, हजार चीजें बेचते हैं। बट की इनसाइट क्या मिली कि भाई 42% आज भी सिगरेट से आता है। मतलब इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 75,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू है, जिसमें से आधा अगर आप पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आज भी सिगरेट बेच के आता है। तो इन शॉर्ट एफएमसीजी मतलब इनका जो बिजनेस है अभी भी एक सिगरेट बिजनेस है। और आप ये भी देखोगे इनका मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है आज की रेट में। सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट करता है, और एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो आपको मिल जाएगा कि होटल बिजनेस 4% ऑपरेट करता है। तो हर कंपनी को अगर आप इसे पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये एआई जनरेटेड होता है।
तो आप 5 मिनट के अंदर कंपनी का ओवरऑल बिजनेस समझ सकते हो, एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है नहीं आ सकती है, एंड अगर आपको अच्छी लगती है उसके बाद आप जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, और बेसिक आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर, हाँ यहाँ पे शेयर प्राइस है, यहाँ पे टाइम फ्रेम है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो शेयर प्राइस और पी रेशियो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है बट पी रेशियो ऊपर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका मैंने मैक्स चार्ट ओपन करा है, ठीक है। एंड 2014 के अंदर इसका जो प्राइस था वो 230 का था। आज की डेट में इसका प्राइस कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 500। मतलब मान के चलते हैं 100% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है प्राइस के अंदर। बट क्या पी रेशियो डबल हुआ है, ठीक है। 2014 के अंदर इनका पी रेशियो था, ठीक है, 30 का। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो कितना है, 25। मतलब 2030 के अंदर, अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के टर्म से बात करें, 2030 के अंदर कंपनी महंगी थी जब इसका शेयर प्राइस 230 रुपए का ट्रेड हो रहा था। आज की डेट में ये कंपनी सस्ती है जब इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 500 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 2014 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था, वो कितना था, 9,000 करोड़। आज के डेट में कितना हो चुका है, 20,000 करोड़ रुपए। इसीलिए कंपनी अगर आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड, मतलब अंडर वैल्यूड तो नहीं बट कंपेरेटिवली सस्ती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है सेल्स एंड मार्जिन्स, ठीक है। तो इसको अगर आप मैक्स करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर क्वार्टर का दिखता है कि भाई कंपनी ने कितनी सेल्स करी है, ठीक है। तो इसको अगर मैंने मैक्स ओपन करा है तो 2005 से लेकर टोटल आप देख सकते हो किस क्वार्टर के अंदर सेल्स गिरी है, किस क्वार्टर के अंदर बढ़ी है। तो अगर आप देखो कि कोविड आया था 2020 के अंदर, तो इनकी सेल्स क्या थी, गिर गई थी, 13,000 करोड़ से कम होकर 10,000 करोड़ की हो चुकी थी। कोविड जैसे ही वापस गया तो आप देखोगे फिर से सेल्स रिकवर हो रही है। अभी आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने सेल्स में ऑल टाइम हाई लगाया, 20,000 करोड़ की सेल्स करी थी। बट अगर आप देखोगे उसके नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया है, तो ये काफी अच्छा फीचर है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन और रेशियोज हैं, ठीक है। तीन और रेशियोज हैं, एंड इन रेशियोज को अगर आप यूज करोगे तो काफी क्लियर पिक्चर आती है, राइट। पहला है जीएमपी। जीएमपी जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने लाइन आ जाती है। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ, इसको 1 साल का कर लेता हूँ, या फिर चलो 10 साल का यूज कर लेते हैं। पहला जो रेशियो आता है दैट इज जीएमपी, ठीक है। जीएमपी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है कि अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कवर 100 रुपए का बेच रहा हूँ, तो इसे बनाने में मेरी कितना कॉस्ट मुझे आई है, क्या इसे बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जीएमपी 63% है, ठीक है, तो मेरा जो बनाने की कॉस्ट आई है दैट इज 27 रुपीज, मतलब 27 रुपए बनाने में आई है, एंड 63% मेरा जीपीएम हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है। 63% जीपीएम है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इसे बनाने में मुझे 27 रुपए लगे, बाकी जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। मतलब मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है, मटेरियल कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रोडक्ट में से हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। समझ नहीं आया। अजय 37 हुआ क्या, हाँ 37 हो, सॉरी, मतलब वो मेरा मिस कैलकुलेशन हो गया। 100 - 63 37, तो मतलब इस कवर को बनाने में मुझे 37 रुपीज की मटेरियल कॉस्ट आई है। मटेरियल कॉस्ट मैंने यहाँ पे रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब कुछ नहीं जोड़ा है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट जोड़ा है। तो ये मेरा निकल के आता है 37 रुपीज। मतलब 100 रुपए का आइटम मैं बेचता हूँ, 37 रुपीज तो मुझे मटेरियल कॉस्ट ही देनी पड़ती है। तो ये जीपीएम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये कम हो गया है, विच इज नॉट गुड फॉर कंपनी, ठीक है। उसके बाद इसको हम हटा दें, इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो 37। अब 37% का क्या मतलब है कि जी जो हमारे पास जीपीएम था उसमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट थी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट और ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है कि भाई उसके बाद हमें टैक्सेस देने होते हैं, डिप्रिसिएशन देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, ये सब कुछ देने के बाद हमारे पास कितना बचता है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, ठीक है। तो तीनों रेशियोज आपके सामने आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो मैंने आपको वर्कशॉप के अंदर भी बताया था। बट ये रेशियोज जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। इन शॉर्ट, अगर ये आपको लाइन नीचे जाती हुई दिख रही है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ग्रोथ दिख रही है तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा।
ओके, तो उसके बाद हमें कंपनी के देखने के लिए मिलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। ये अच्छे होते हैं बट इन पे आपको बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर एआई जनरेटेड। तो काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि ये गलत चीज दिखा देते हैं। बट हाँ, ओवरऑल पढ़ सकते हो, आपको ओवरऑल ब्रीफिंग मिल जाती है, बट डोंट रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली कि भाई यहाँ पे कौन लिखा हुआ है तो हम एकदम भरोसा कर लेंगे। ठीक है, इसको देख लेना है बट आपको क्रॉस चेक जरूर करना है कि भाई ऐसा हुआ क्यों। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पीयर कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। अब जैसे यहाँ पे क्योंकि आईटीसी का 42% बिजनेस सिगरेट से आता है, तो अपने आप ये भी एआई से होता है। अब क्योंकि 42% वहां से आ रहा है, तो इसने आप देखोगे तो सिगरेट बिजनेस के अंदर लिया है, इसे एफएमसीजी बिजनेस के अंदर कंसीडर ही नहीं करा। मतलब देखा जाए तो आईटीसी को क्या बोलते हैं, आईटीसी को बोलते हैं एफएमसीजी कंपनी। इसका कंपैरिजन किससे होना चाहिए, इसका कंपैरिजन नेस्ले से होना चाहिए और डाबर से होना चाहिए। बट इसने क्या करा है कि 42% रेवेन्यू आपका सिगरेट से आ रहा है, तो इसने डायरेक्टली कंपैरिजन किससे कर दिया, टबैको प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे भी क्योंकि ये सारी चीजें एआई से होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। बट फिर भी अगर आप कोई दूसरी कंपनी देखोगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको कौन सी कंपनी को ओपन करके हाँ, टाटा स्टील फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको आप देखोगे सारी स्टील कंपनीज आ जाती हैं, सेक्टर भी आपका स्टील आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अडानी को, ठीक है, अडानी ग्रीन, ठीक है, तो अडानी ग्रीन आपने खोला। अब अडानी ग्रीन के अंदर आपने देखा कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, 6.28। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हो सकता है इस बिजनेस के अंदर ही लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हो सकता है सबने लोन ले रखा हो। अब ये चीज आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि इस सेक्टर के अंदर क्या सारी कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, ये कैसे चेक करोगे, इंडिविजुअली जाके चेक करोगे नहीं, आप पीयर कंपैरिजन में आके चेक कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे आना है, आप देख सकते हो यहाँ पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारी रिलेटेड कंपनी आ चुकी हैं, टाटा पावर, अडानी पावर। अब यहाँ पे आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं है, आप एडिट कॉलम पे जाओ, ठीक है, एंड यहाँ पे डाल दो डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो पे आप सेव टू क्लिक करोगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि भाई सिर्फ अडानी का ही डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है। वहां पे टाटा पावर है, उसका भी, उसका मतलब कंपेरेटिवली कम है, बट इसका भी हाई है। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अडानी पावर, इसी मतलब सेम ग्रुप की, जो कम ऑपरेटिंग डेट टू इक्विटी रेशियो पे ऑपरेट कर रही है। इसी तरीके से आप कोई भी रेशियो चेक कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। इसके अलावा भी कोई भी रेशियो अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई मुझे प्रमोटर होल्डिंग देखनी है, हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग मुझे चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हो। आप डीआईएस होल्डिंग देख सकते हो, कोई भी रेशियो आप कर सकते हो। तो ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर पीयर कंपैरिजन। एंड ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एंड बेटर कंपनी ढूंढने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपसे बोला कि, जैसे मैंने आपसे बोला कि वाटर इंफ्रा सेक्टर बहुत अच्छा है ना, वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, और मैंने आपको बताया कंपनी का नाम, फॉर एग्जाम्पल आईऑन एक्सचेंज। ठीक है, तो आपने बोला कि रोचित ने बोला था कि ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर अच्छा है, आईऑन एक्सचेंज, बट आपको खुद से भी रिसर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई इस सेक्टर के अंदर और कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा वाटेक वबाग काम कर रहा है, इंजीनियर्स इंडिया काम कर रही है, रिलायंस भी काम कर रही है, एंड बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्हीं के अंदर रेशियोज लगा सकते हो जो आपको चेक करने हैं, एंड उसके बाद आप एक बेटर कंपनी ढूंढ सकते हो उसी सेक्टर के अंदर। एंड काफी बार क्या होता है, मल्टीपल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना होता है एक सेक्टर के अंदर, तो उस सेक्टर की और अच्छी कंपनी ढूंढने में ये पीयर कंपैरिजन वाला सेक्टर जो सेगमेंट है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे पता चल गया, कोई चीज छूट तो नहीं रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ कवर हो गया। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है, 3 महीने का डेटा होता है। 3 महीने का डेटा होता है, हर 3 महीने के बाद कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला क्वार्टर कौन होता है, पहला क्वार्टर होता है जून क्वार्टर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जून सितंबर, सॉरी मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर, ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर होता है, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके अंदर काफी सारे लोग यूज नहीं करते हैं, दैट इज व्यू स्टैंड अलोन। अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंड अलोन। जैसे आप स्टैंड अलोन पे क्लिक करोगे आप देखोगे नंबर्स ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे 18,000 करोड़ की यहाँ पे सेल करी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कंसोलिडेटेड, बट अगर आपको स्टैंड अलोन क्लिक करना है तो आप देखोगे तो इनकी सेल्स यहाँ पे कम हो जाती है, 17,000
53 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। कंसोलिडेटेड पे क्लिक करा तो 18,800 करोड़ हो गई। तो फर्क क्या होता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में? तो जब भी कोई कंपनी होती है तो उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की सब्सिडरी कौन है, रिलायंस की दूसरी कंपनी कौन है, जियो, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की तो भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कौन है, नेक्स्ट्रा, सब्सिडरी जिसमें 50% ज्यादा होल्डिंग है कंपनी की। या फिर और कुछ एसोसिएट्स भी होते हैं जिनके अंदर 50% से कम की होल्डिंग है। तो ये सारी कंपनीज भी कुछ बिजनेस कर रही है ना। अब अगर भारतीय एयरटेल अपना तो बिजनेस कर ही रही है टेलीकॉम के अंदर, उनकी जो नेक्स्ट्रा कंपनी है तो वो भी डेटा सेंटर के अंदर बिजनेस कर रही है। बट जब कंपनी भारतीय एयरटेल अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी तो वो नेक्स्ट्रा का रेवेन्यू प्रॉफिट भी काउंट करेगी, क्योंकि उसके अंदर भी कंपनी की ओनरशिप है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड में क्या होता है, कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज हैं या फिर एसोसिएट्स हैं उनका रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे शो होता है। तो जब हम कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ हमें आईटीसी का नहीं दिख रहा है, आईटीसी के अंडर जितने भी कंपनीज आती हैं उनका रेवेन्यू भी शो हो रहा है। बट अगर हमें सिर्फ आईटीसी का देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे व्यू स्टैंड अलोन, एंड हमारे सामने सिर्फ आईटीसी का डेटा आएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है हमारा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड पे। बट हम ज्यादातर कंसोलिडेटेड ही देखते हैं, स्टैंड अलोन देखने का मतलब आप चेक कर सकते हो, बट कंसोलिडेट जो कंसोलिडेटेड डेटा होता है वही देखना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर ही शेयर प्राइस मूवमेंट होता है। स्टैंड अलोन आप चेक कर सकते हो बट कंसोलिडेटेड ही ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखने के लिए मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब एक चीज मैं दिखा देता हूँ। अगर आप सेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि अब जैसे यहाँ पे आप देखो, अब 19,990 करोड़ की सेल करी थी, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो दिसंबर के अंदर कंपनी की सेल्स यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि रोचित, हमें जब रिजल्ट आता है किसी भी क्वार्टर का, दिसंबर का, तो हमें क्या सितंबर वाले क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए या फिर पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर से कंपेयर करना चाहिए, इससे करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए, ना कि उससे प्रीवियस क्वार्टर से। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज काफी बिजनेसेस क्या होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, ठीक है। मतलब उनका एक, अब जैसे क्या बोलते हैं, काफी आपने देखा होगा कि भाई अभी सीजन नहीं है ना, सीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वेदांत फैशन दिखाऊं, ठीक है, वेदांत फैशन, ठीक है। तो वेदांत फैशन क्या करती है, ये मान्यवर को ओन करती है। अब शादी के जो मंथ्स होते हैं वो ठंडक में ज्यादा होते हैं, गर्मियों में शादी ज्यादा होती नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इनके जो दिसंबर वाले मंथ्स होते हैं वो हाईएस्ट जाते हैं, ठीक है। इन्होंने, आप देखोगे दिसंबर के अंदर इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई करा है। एंड इससे पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2023 के दिसंबर में भी अपना ऑल टाइम हाई सेल्स करा था। बट अगर आप देखोगे तो मार्च के अंदर और ज्यादा कम हो गया था, जून के अंदर और ज्यादा कम हो गया था, सितंबर के अंदर और ज्यादा कम हो गया था। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका जो सीजनल मंथ है वो दिसंबर वाला क्वार्टर है। इसी 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा सेल्स भी इसी के अंदर होती है, बिकॉज ये शादी के कपड़े बेच रहे होते हैं। तो इसीलिए जब भी अगर कोई रिजल्ट आए तो आप ये गलती मत करना कि उसका जो कंपैरिजन है वो उसके प्रीवियस क्वार्टर से करो। आपको क्या करना होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी लिखी होती है, ठीक है। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या सेल्स ग्रोथ हुई है, ये भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी आप अगर देखोगे तो आपको सेम ऑप्शन मिलता है, व्यू इन स्टैंड अलोन या व्यू इन कंसोलिडेटेड। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलती है, प्रोडक्ट सेगमेंट्स, ठीक है। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई किस सेक्टर से कितनी आ रही है। अब जैसा मैं वहां पे आपने देखा था 44% जो इनका सेल्स था वो हमें देखने के लिए मिलता है 42% सिगरेट बिजनेस। तो वो चीज ट्रू है या नहीं आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि भाई जो हम चलो लेटेस्ट क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं फॉर ईज, अगर आप देखोगे तो सिगरेट बिजनेस तो ज्यादा बढ़ा है। सिगरेट बिजनेस अगर आप देखोगे तो बीच में डाउन हुआ था मार्च के अंदर, बिकॉज कोविड आ गया था, मतलब लोग नहीं खरीद पा रहे थे। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक तगड़ी रिकवरी हमें देखने के लिए मिली है। बट हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जितनी 2017 के अंदर सेल होती थी सिगरेट की उतनी भी नहीं हो रही है। बट हम देख सकते हैं कि भाई एफएमसीजी जो बिजनेस है वो 2017 से अब 2 गुना हो चुका है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब आप देखोगे 21,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस है तो हम उसका प्रोडक्ट वाइज, है ना, प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स है ना,
डी मार्ट्स, ठीक है। डी मार्ट्स अब हजार चीजें बेचता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनके में सेक्शन नहीं है, तो जिन कंपनीज का अवेलेबल होता है उनका ही है, मतलब छोटी कंपनीज का अगर आप देखोगे तो उनका कुछ का अवेलेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईओन एक्सचेंज का है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट्स का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हर कंपनी का ये अवेलेबल भी नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ग्रोथ, तो वो भी आपको दिखाई देती है, तो काफी अच्छा फीचर है। उसके अलावा एक और हमें फीचर देखने को मिलता है, रिलेटेड पार्टी। अब ये फीचर आपको काम आएगा जब आप बहुत डिटेल रिसर्च करोगे, बट एक आपको जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। अब जब भी कोई कंपनी होती है, तो कंपनी सिर्फ प्रमोटर की नहीं है। मतलब अगर आप रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं है, ठीक है। मुकेश अंबानी की ही सिर्फ रिलायंस नहीं है, रिलायंस जो कंपनी है वो उनके शेयर होल्डर्स की, ठीक है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करोगे, तो भाई इसके अंदर पब्लिक, ये जो इतने लोग हैं ना, 47,000, सॉरी 47 लाख, तो रिलायंस जो कंपनी है वो 47 लाख लोगों की है, ना कि सिर्फ मुकेश अंबानी की। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, तभी हम उसको बोलते हैं ये एक पब्लिक कंपनी हो गई है, ठीक है। पब्लिक कंपनी यानी इसके मालिक कौन है, इसके मालिक कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं, नॉट वन इंडिविजुअल। तो अब क्या होता है, काफी बार प्रमोटर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है, तो कंपनी से पैसा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी जैसे ये कवर बनाने का बिजनेस करती है। अब मुझे अपने वेयर हाउस के आसपास 1 किलोमीटर की रोड बनवानी है, ठीक है। 1 किलोमीटर की कंक्रीट रोड बनानी है। अब मैं वो जो रोड है किससे बनाऊंगा, मैं खुद से तो बना नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी तो फोन का कवर बनाती है। तो मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाऊंगा और उनको अपना टेंडर दूंगा। तो काफी बार प्रमोटर्स क्या कर, मतलब काफी बार मैं ऐसे नहीं बोल करते हैं, बट प्रमोटर क्या कर सकता है कि लेट से मैंने अपने किसी रिश्तेदार को वो ऑर्डर दे दिया, और जहां उस सड़क को बनाने में 2 करोड़ का खर्चा आना था, तो मैंने इन्फ्लेटेड बिलिंग कर दी। इन्फ्लेटेड बिलिंग मतलब 10 करोड़ रुपए का बिल जो है दिखा दिया और कंपनी के एक्सपेंसेस में माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने बाहर चल के आधा आधा जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने कर लिया। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसीलिए जब भी कोई कंपनी पब्लिक जाती है, तो अंडर द कंपनीज एक्ट वो उनकी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं, उनके सारे ट्रांजेक्शन्स इन्हें डिस्क्लोज करने होते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे रिलेटेड पार्टी पे जाओगे, तो जितनी भी इसकी जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो किसको हो रहे हैं, एंड इसलिए आप देखोगे सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए होते हैं कि भाई अगर आप देखोगे, तो ये 55 लाख रुपए भी किसी को भेजे गए हैं ना, तो वो भी लिखा होता है, हर एक ट्रांजेक्शन नोट होता है, फिर चाहे वो 18 लाख करोड़ रुपए का हो, चाहे जितने का हो, तो वहां पे ये नोटेड होता है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि मैनेजमेंट कुछ गलत ना करे, बिकॉज कंपनी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं है, कंपनी सबकी है। ठीक है, डाउट्स राघव जी हम एंड में ले लेंगे, ठीक है। एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, एंड काफी विजिबल भी है। फॉर एग्जांपल सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है। अब अगर आप एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करोगे ना, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे चलो ये तो विजिबल नहीं है, जैसे 38% है, ठीक है। 38% मटेरियल कॉस्ट है, तो जो मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसीलिए अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 का ये होगा करीब 62%। हम्म, 62% का जीएमपी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आप ये दो चीजें भी जोड़ दो, ठीक है, ये सारी चीजें भी जोड़ दो, तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विच इज 37%, ठीक है। एंड एंड ये सारी चीजें भी स्टडी करने वाली होती हैं कि भाई मटेरियल कॉस्ट कंपनी का कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर एफएमसीजी कंपनी है उनके लिए मटेरियल कॉस्ट महंगा होता जा रहा है, तो फिर इवेंचुअली प्राइस पे भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या कम हो रही है, तो कंपनी के लिए जितनी ज्यादा कम कॉस्ट होगी, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो किस चीज पे कितना एक्सपेंस हो रहा है। अब मटेरियल कॉस्ट को भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत डिटेल्ड आपको सारा डेटा मिल जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, जितना कम पे करेगी कंपनी उतना अच्छा है। डेप्रिसिएशन, अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इसे बोलते हैं एबिट्टा। एक वर्ड आपको काफी ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा बिजनेस वर्ड में, कि भाई कंपनी का एबिट्टा कम हो गया है, कंपनी का एबिट्टा बढ़ गया है। तो एबिट्टा इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। एबिट्टा का क्या मतलब, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट,
टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आप देखोगे तो ये जो अर्निंग है इसमें ना डिप्रिशिएशन काउंट हुआ है, ना इंटरेस्ट काउंट हुआ है, ना टैक्सेस काउंट हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं एबिटा। ठीक है, काफी फेमस वर्ड है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप बोलो तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आप एबिटा बोल देते हो, एबिटा कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपको ऐसा लोगों को लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट इट इज द सेम थिंग। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, है ना, उसके बाद ईपीएस इन रुपीज। अच्छा, ईपीएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ईपीएस की ग्रोथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ईपीएस कैसे होती है? टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इसके कितने शेयर्स होंगे, करोड़ों शेयर्स होंगे आईटीसी के, तो अगर इस हम इसकी अर्निंग को डिवाइड कर दें इसके नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो हर एक शेयर पे कितनी अर्निंग आएगी, इसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, है ना। उसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट, कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इनिशियली क्या होता है, जब कोई छोटी कंपनी होती है, जैसे मैंने अगर इस कंपनी को मैंने ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा है, तो इनिशियली तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज मुझे ग्रोथ चाहिए। बट कहीं ना कहीं कंपनी को जाके रियलाइज होता है कि अब बहुत ज्यादा ग्रोथ करी नहीं जा सकती है, मतलब हमारे पास 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, हमें ग्रोथ के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए, 80 करोड़ रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो डिविडेंड दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है कि भाई अपने प्रॉफिट्स का कितना परसेंट ये डिविडेंड में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है और डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है ना, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा था, अगर आप देखोगे बीसीजी, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप, ब्राइटकॉम ग्रुप, तो ब्राइटकॉम ग्रुप का एक जो रीजन था, मैंने उसे जब पकड़ा था, वो ये था कि भाई ये डिविडेंड पे आउट नहीं करते। मैंने 2021 के अंदर सेल कर दिया था सारा जो शेयर था। वो ये था कि भाई कंपनी 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है, जहां से मुझे पता चला कि बुक्स कैन बी कुक्ड, कंपनी 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है हर साल। अब क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, तो आपको कहीं जाके कोई वेयर हाउस नहीं ओपन करना है, आपको जाके कहीं पे कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं ओपन करना है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर कंपनी, आपको बस एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, आपको एक नया ऑफिस रेंट करना होगा, वहां पे 100 लोगों को और बैठाना है, दैट इज एक्सपेंशन फॉर यू, आपके एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, बट शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है ना, कुछ भी नहीं दे रही है, इवन नॉट पेइंग 1%, 0% पे आउट करे। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट शायद रियल ही नहीं। इसीलिए अगर आप देखोगे, मैंने दूसरी कंपनीज का अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, टीसीएस है, अब अगर टीसीएस का आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखोगे तो ये देते हैं 36%, जितना भी इनका प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर कोई कंपनी है जो ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट दिखा रही है, बट इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, तो ये काफी नेगेटिव बात, मतलब नेगेटिव क्या, देर देर आर चांसेस कि उनके प्रॉफिट्स रियल नहीं है, बिकॉज अगर प्रॉफिट्स रियल नहीं होंगे तभी तो ये नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमें बेसिक रेशियोज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर कोई मैं चीज देखता हूँ तो वो ये देखता हूँ कि भाई 10 साल में कितनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुई है। अच्छा, कंपाउंडेड का मतलब काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब अ, अब 7% का कंपाउंडेड का मतलब ये है कि कंपनी का जो सेल्स है वो ऑन एन एवरेज हर साल 7% से बढ़ा है। किसी साल 10% बढ़ा होगा, किसी साल 5% बढ़ा होगा, बट अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हर साल 7% से बढ़ा होगा। ठीक है, सेम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस कैगर भी लिखा होता है। ठीक है, स्टॉक प्राइस कैगर का क्या मतलब है कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करा होता 10 साल पहले, तो आपको ऑन एन एवरेज 7% रिटर्न मिले होते, मतलब आपको एफडी के बराबर रिटर्न मिले होते अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट करा होता, तो ये अच्छी बात नहीं है। बट अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट करा होता इस कंपनी में, तो आपको 20% का कैगर मिलता, मतलब हर साल 20% रिटर्न मिले होते। तो सही टाइम क्या था आईटीसी के अंदर इन्वेस्ट करने का? 5 साल पहले। और यही वो टाइम था जब अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन आया है फ्रॉम सिगरेट बिजनेस टू एफएमसीजी बिजनेस। 5 साल पहले क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट सेगमेंट। 5 साल पहले इनका सिगरेट बिजनेस यहाँ पे था। इन शेयर प्राइस क्यों ग्रो हुआ है? बिकॉज आप देखोगे, मतलब क्यों ग्रो हुआ है, बिकॉज इन्होंने एफएमसीजी बिजनेस को डबल कर दिया। तो ये जो बात थी बहुत अच्छी मार्केट को लगी, एंड इसीलिए अगर आप देखोगे शेयर प्राइस भी डबल कर दिया, है ना। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। सो गाइस आई विल बी बैक इन जस्ट 1 मिनट, एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग एक बार पॉज रिज्यूम कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें काफी बताती है कि कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए आपने दिए हैं कंपनी को, इक्विटी का क्या मतलब है, 100 रुपए अगर आपने शेयर होल्डर्स ने दिए हैं कंपनी को, इन्वेस्ट करें, तो 100 रुपए के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न बना के देती है, इसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी।
उसके बाद बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट आ जाती है। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है इक्विटी कैपिटल। तो जब कंपनी 2013 के अंदर कंपनी की जो इक्विटी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल जब कंपनी स्टार्ट हुई होगी तो इसके अंदर एक इक्विटी आई होगी, मतलब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया होगा। इन्होंने क्या करा होगा, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा होगा 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का। अब 2 करोड़ रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था, एंड उससे उसके अंदर उन्होंने ग्रोथ करते हैं, जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। उसके अंदर ग्रोथ करते करते आज इनकी रिटर्न ऑन जो इक्विटी कैपिटल है वो 1200 करोड़ रुपए हो चुकी है। ठीक है, एंड 1200 करोड़ प्लस रिजर्व जो कंपनी के पास है, इन्हें अगर आप ऐड कर दो, इसी को बोलते हैं कंपनी की बुक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कंपनी की बोरोविंग्स आती हैं, कि कंपनी की बोरोविंग्स जितनी ज्यादा कम हो वो उतना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अदर लायबिलिटीज आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, करंट वर्क इन प्रोग्रेस आता है, CWIP जिसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करें वो आता है, अदर एसेट्स कंपनी के आते हैं, एंड ओवरऑल इसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, जहाँ पे कंपनी के एसेट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे ज्यादा चीज आपको जो देखनी है कंपनी के अंदर वो है बोरोविंग्स। कंपनी की बोरोविंग्स जितनी ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, कंपनी के रिजर्व जितने ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपनी के कैश फ्लोस। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, कि पहला तो आप स्टैंड अलोन देख लो या कंसोलिडेटेड देख लो। तो हमें क्या देखना है, हमें कंसोलिडेटेड देखना है, बिकॉज सबसे ज्यादा फायदा उससे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, की भाई जो उनका कामकाजी प्रॉफिट है उससे कितना इनके पास कैश बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो आईटीसी के पास 17,000 करोड़ रुपए का कैश है, जो इनके मेन बिजनेस है। उसके बाद कंपनी इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करती है, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो वो चीज हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे इससे अगर आप देखोगे तो वो भी दिख जाता है, कि मतलब इन्होंने एसेट्स परचेज करे हैं। तो यहाँ पे जो माइनस का फिगर आता है, इसका मतलब है कि इन्होंने परचेज करा है, मतलब पैसा बाहर गया है। ठीक है, माइनस का मतलब पैसा बाहर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जब एसेट्स परचेज करे हैं तो माइनस में लिखा हुआ 3500 करोड़ रुपए के इन्होंने जो है एसेट्स परचेज करे हैं 2024 के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ एसेट सेल भी करे हैं, तो वो 107 है, एंड इन्वेस्टमेंट परचेज करे हैं 75,000। जो माइनस में अमाउंट है वो बाहर गया है, जो प्लस में है वो अंदर आया है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कि इन्होंने इनका जो फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो पैसा है वो अब इनका डेट वाला चीज कैसे चल रहा है, ये लोन कितना ले रहे हैं। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, रीपेमेंट, कि भाई कितना लोन लिया है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने 8 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अगर ये फिगर प्लस के अंदर है, मतलब 8 करोड़ रुपए का लोन लिया है। प्रोसीड्स रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग -2, मतलब यहाँ पे इनका जो पैसा है वो इन्होंने रीपेमेंट करा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे माइनस के अंदर है। इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो आता है। तो नेट कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों चीजों को, अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपनी के बेसिक रेशियोज। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपनी के बेसिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल अगर हम जो डाउट्स हैं वो मैं एंड में ले लूंगा। फॉर एग्जांपल हर्षित जी, मैं आपका एंड में ले लूंगा। ओके, सो यहाँ पे रेशियोज आते हैं। अब रेशियोज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये कंपनी की काफी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। पहला रेशियो आता है डेटर डेज की, मतलब इन अगर ये किसी से सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पैसा निकलवाने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, वो होता है डेटर डेज की। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने माल बेचा है, तो कितना टाइम लगता है अपना पैसा रिकवर करने में। तो वो पहले 15 दिन लगते थे, अब 21 दिन लगते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री डेज, मतलब अगर अ, ये प्रोडक्ट आज मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये उसे पूरा बिकने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो दैट इज 190 डेज। उसके बाद डेज पेबल, कि फॉर एग्जांपल अगर ये किसी से कोई सामान लेते हैं तो उन्हें पेमेंट करने में कितना देर टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं डेज पेबल। कैश कन्वर्जन साइकिल, की फॉर एग्जांपल अगर आज प्रोडक्ट कोई बनाया है तो उससे कैश जनरेट होने में, मतलब पैसा निकलने में कितना टाइम लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यहाँ पे है कि ओवरऑल जितना कैपिटल कंपनी यूज कर रही है, मतलब डेट, इक्विटी कैपिटल, इनकी 100 रुपए का अगर कैपिटल है तो उसको यूज करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए यूज करे थे किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो 100 रुपए को यूज करके कंपनी ने कितना रिटर्न बना के दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसीलिए ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स पैटर्न आ जा शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाता है, जो मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था। लैग आ रहा है हर चीज, आपके में शायद लैग होगा, बट आई फील इट इज वेरी क्लियर। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? मतलब अगर कोई है जिसको नहीं समझा था, क्योंकि मैंने वर्कशॉप के अंदर एक्सप्लेन करा था। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जितना ज्यादा एफ आई एस डी आई एस एंड यहाँ पे प्रमोटर मिसिंग है आईटीसी के अंदर। अच्छा हाँ, ये भी बता देता हूँ, कुछ कंपनीज होती हैं जिनके अंदर प्रमोटर मिसिंग होता है, मतलब कंपनी का मालिक ही नहीं होता है। अब कंपनी का जैसे जब मैं लास्ट टाइम पे प्रमोटर के अंदर बोल रहा था कि मैंने जब बोला था प्रमोटर की होल्डिंग बढ़नी चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने बोला था, कंपनीज का नाम लिया था कि इसके अंदर तो प्रमोटर है ही नहीं। तो उसका जवाब मैं अब देता हूँ, बिकॉज हर चीज वर्कशॉप के अंदर कवर नहीं करी जा सकती। तो दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस और एक होता है प्रोफेशनल्स ऑपरेटेड बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की बात करें, तो ये एक फैमिली रन बिजनेस है। मतलब धीरू भाई अंबानी ने कंपनी बनाई थी, उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को दे दी, अब ये फिर अपने बेटे को दे देंगे, तो ये फैमिली रन बिजनेस है। उसके बाद कुछ होते हैं प्रोफेशनली रन बिजनेस, जिनके अंदर कोई प्रमोटर है ही नहीं। बिकॉज अगर हम आईटीसी की बात करें, तो ये 1910 में स्टार्ट हुई थी। इसे किसने स्टार्ट करा था? इसे स्टार्ट करा था ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया आजाद ही नहीं हुआ था। तो देखा जाए तो इसका कोई ऑपरेटर तो मतलब प्रमोटर तो था नहीं, ऐसा कोई इंसान तो नहीं था जिसने शुरू करा। गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी ये कंपनी। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, धीरे धीरे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रमोटर है ही नहीं इसके अंदर। जो है प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, मतलब एक सीईओ है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो पूरी तरीके से कंपनी को मैनेज करता है, और उन्हें कंपनसेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी उन्हें देते हैं, उन्हें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, एक बेनिफिट होता है ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। एंड इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्सन एंड टुर्बो अगर आप देखोगे, तो ये कंपनी भी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, एंड इसके अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं है। अब अक्सर देखा गया, अक्सर नहीं बट मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके अंदर प्रमोटर ना हो या फिर प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस, बट काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस होते हैं दे आर बेटर, बिकॉज उनके अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज उससे जो मैनेज करते हैं दे आर प्रोफेशनल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे आईटीसी है, ऐसा नहीं है कि कल को मैं उसे मैनेज करने लगूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर मैं काबिल हूं तभी मुझे मौका मिलेगा उस बिजनेस को मैनेज करने का। तो जो प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस होते हैं वो काफी सस्टेनेबल होते हैं, बिकॉज जो मैनेज कर रहे हैं लोग दे आर वेरी क्वालिफाइड। बट जो फैमिली रन बिजनेस होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने अपना बिजनेस मुकेश अंबानी को दिया, अनिल अंबानी को दिया। अब बिजनेस वो सेम, मुकेश अंबानी अच्छा कर गए, अनिल अंबानी अच्छा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क है कि भाई जो उनका अगली पीढ़ी आने वाली है, फिर जो भी नेक्स्ट मेंबर जो उस बिजनेस को रन करेगा, वो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चल रही है, अभी तो बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज मुकेश अंबानी हेड कर रहे हैं उसको, बट धीरे धीरे इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना अपनी कंपनी। तब एक रिस्क आ जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर भाई प्रमोटर नहीं मतलब उसका जो कंपनी को मैनेज कर रहा है अगर वो अच्छा नहीं है, तो हमारा पैसा डूब सकता है। इसीलिए जो प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस होते हैं उनके अंदर ज्यादा लोग बोलते हैं कि वो अच्छा है, एंड ये बात कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है। बट टाइम होराइजन काफी बड़ा होता है। मतलब अगर हम देखा जाए, अगर मुकेश अंबानी ने 2004 के अंदर बिजनेस टेक ओवर करा था, तो 2030 के अंदर छोड़ेंगे, तो वो टाइम फ्रेम 25 साल का होता है। 25 साल एक कंपनी के अंदर बने रहना काफी बड़ी बात होती है। बट अगर हम बात करें डेकेड्स की, तो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, प्रोफेशनली रन बिजनेस प्लस फैमिली मैनेज्ड बिजनेसेस। तो इसके अंदर तीन लोग होते हैं, फाइज डीआईएस गवर्नमेंट। अब मैंने जो आपको समरी दी थी वही बोलूंगा। प्रमोटर, एफआईएस और डीआईएस ये होते हैं स्मार्ट मनी। अब ये अगर किसी कंपनी के अंदर खरीद रहे हैं, मतलब इन्हें वो कंपनी अच्छा करे इसके चांसेस अच्छे हैं, ज्यादा हैं, बिकॉज इनके पास एक इंफॉर्मेशन एज होता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि इनके पास नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं प्रमोटर को तो पता ही होता है भाई मेरी कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि वो तो रोज मीटिंग्स लेता है ना, और फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पास ऑन हो ही जाती है। तो इनके पास अगर ये कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अगर ये बेच रहे हैं तो काफी बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अडानी ग्रीन दिखाऊं, ठीक है, अडानी ग्रीन दिखाऊं, तो
अडानी ग्रीन में अगर आप देखोगे तो 2019 के अंदर इनके पास 86% स्टेक था। ठीक है, 86% स्टेक था 2019 के अंदर। और उस टाइम गवर्नमेंट ने सेबी ने मैंडेटरी करा कि जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2020 के अंदर ये 75% लिया है। अब आपको पता चलता है कि भाई ये शेयर आपको चिपकाया जा रहा है जब प्रमोटर बेचे जा रहा है, मतलब 56 हुआ, फिर यहाँ पे आप देखोगे 53% का स्टेक कर दिया। एंड जो पब्लिक है वो खरीद रही है, 3% से लेकर यहाँ पे 23% का शेयर हो गया है। पहले जो 83,000 शेयर होल्डर्स थे, अब ये 9 लाख शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। तो कोई भी कंपनी जिसके अंदर अगर प्रमोटर बेच रहा है तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। एफआईएस बेच रहे नेगेटिव पॉइंट होता है, डीआईएस बेच रहे नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था अनिल अंबानी जी का, जिन्होंने शेयर बेचे हैं उनकी कंपनी अच्छी नहीं करी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल होता है। एंड यहाँ पे हम आप ट्रेड्स पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रेड्स होती हैं। इनसाइडर ट्रेड मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होता, काफी लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग हुई नहीं। इनसाइडर ट्रेड्स का मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज ने शेयर्स बेचे हैं, इंटरमीडिएट रिलेटिव ने शेयर बेचे हैं, कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर बेचे हैं। तो कितने क्वांटिटी खरीदी है, कितनी क्वांटिटी बेची है। अब ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप देखो, प्रमोटर तो कंपनी का मालिक है, ये लोग भी कंपनी के कोर में है। मतलब एम्प्लॉयज भी अगर आप देखोगे तो दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द कंपनी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और किस अगर प्रमोटर्स मतलब एम्प्लॉयज भी बेच रहे हैं कंपनी के, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बिकॉज अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ तो मुझे तो पता ही है, बट मेरे एम्प्लॉयज को भी पता है ना कि कंपनी की ग्रोथ होगी, क्या कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मतलब आपसे तो ज्यादा आइडिया होगा ना कंपनी के एम्प्लॉयज को। तो अगर वो भी शेयर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट है। एंड यहाँ पे लिख के भी आता है कि भाई क्या वैल्यू के हैं। जैसे इन्होंने 2,214 लाख के शेयर बेचे, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के शेयर बेचे एक कंपनी के डायरेक्टर ने। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे बल्क डील्स होती हैं। बल्क डील्स का मतलब है अगर 0.5% से ज्यादा के शेयर्स बिक रहे हैं तो उन्हें बल्क डील्स बोलते हैं। ब्लॉक डील्स में 10 करोड़ के ऊपर की जो वैल्यू होती है शेयर्स में वो सारे ब्लॉक डील्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फायदा होता है। इन चीजों को भी स्टडी आप कर सकते हो डिटेल के अंदर, यहाँ पे आपको डेटा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आखिरी में आता है जहाँ पे जो रियल इन्वेस्टर्स हैं जो अपना एनालिसिस करते हैं वो यहाँ के अंदर होता है। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी कोई देखो, जब पहले कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तब वो कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं आपको बताऊं कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, सेल्स हुआ, ये मैटर नहीं करता। मेरा मन होगा तो मैं बताऊं, मेरा मन नहीं तो बताऊं। बट जब कोई कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज के साथ एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कंपनी की, डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है कि कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले आप एक्सचेंज को दोगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सचेंज को दोगे, ना कि किसी और को। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को कोई ऑर्डर मिला है तो कंपनी ने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा है कि इस ऑर्डर की मिलने की इंफॉर्मेशन मेरे एम्प्लॉयज को बाद में पता चलेगी। मतलब मैं कंपनी के, मतलब मैं ऐसे ऑफिस में जाके ऐसे मतलब माइक लेके नहीं बोलूंगा गाइस हमें एक ऑर्डर मिल गया है, वो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक्सचेंज को बताएंगे कि हमें ऑर्डर मिला है। अगर हमारे कंपनी का रिजल्ट आया है तो सबसे पहले हम एक्सचेंज को बताएंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देखते हो सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर आती है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आईटीसी का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले वो जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अपडेट होगा। इसके बाद आपको किसी न्यूज आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग तब मानी जाती है कि जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी ने ट्रेड कर लिया, तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, कि आपने गलत काम करा। तो अगर कोई चीज यहाँ पे एक बार अपडेट हो जाती है उसके बाद आप ट्रेड लेते हो तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कंसीडर नहीं करा जा सकता। बट यहाँ पे अपडेट होने से पहले अगर उसके उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो सारे अपडेट्स कंपनी देती है, आप देख सकते हो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ पे रिसेंट्स भी होते हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं वो होती हैं। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो ऑल पे, तो आपको टोटल, क्योंकि एक्सचेंज को देते हैं ना तो बीएससी को अनाउंसमेंट देते हैं, ये तो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी को आप देख सकते हो कंपनी अपडेट देती रहती है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है सर्च का।
ठीक है, सर्च का ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वेदांत फैशन, अब वेदांत फैशन क्या मान्यवर चलाती है, ठीक है। तो इनके लिए अच्छी बात कब होगी, जब ये और नए स्टोर्स खोलेंगे। तो यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि भाई इन्होंने क्या स्टोर्स खोले हैं, तो मैं सर्च डालूंगा स्टोर्स, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टोर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गया, आप देखोगे स्पैनिंग अक्रॉस 666 स्टोर्स इन 255 कंपनीज, ठीक है। तो जो आपको चीज सर्च करनी है वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आरबीएनएल देखता हूँ, तो आरबीएनएल के अंदर मुझे ये जानना है कि भाई इनका ऑर्डर बुक इस टाइम पे कितना चल रहा है, या फिर इन्हें क्या ऑर्डर मिल रहा है, तो मैं सर्च कर लूंगा ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, अब काफी बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स आपको कंपनी के अंदर सर्च कर लेने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कंपनी का कभी कंप्लेंट एक वर्ड होता है, ठीक है। कंप्लेंट वर्ड आप सर्च कर सकते हो, आप सीबीआई वर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप नोटिस वर्ड सर्च कर सकते हो, जो ताकि जो खराब चीजें हैं वो कंपनी के अंदर क्या है नहीं। तो ये सर्च का ऑप्शन काफी यूजेबल है, मैं ऐसे एक्टिवली यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद कंपनी का एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे होता है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। एंड ये हर साल कंपनी पब्लिश करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक रेटिंग्स भी होती हैं। रेटिंग्स क्या होती है, जो काफी रेटिंग फर्म्स होती हैं, ये शेयर्स को रेट करती हैं ऑन देयर परफॉर्मेंस। जैसे काफी बार आपने देखा होगा कि शेयर गिर जाता है बिकॉज किसी कंपनी ने उसकी रेटिंग कम कर दी, उन्हें लगता है कि अब इसके अंदर इतनी वैल्यू नहीं है। तो ये रेटिंग वाली चीजें होती हैं कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। उसके बाद कॉन कॉल्स में यहाँ पे आपके पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे आईटीसी के अंदर तो पता नहीं क्यों नहीं अवेलेबल है, पर पहली चीज है पीपीटी। अब कॉन कॉल्स क्या होती हैं, ये होती हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती हर, जब भी रिजल्ट आता है आपका हाफ ईयरली या एनुअल रिजल्ट आता है, तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर आपकी डिस्कशन होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो कॉन कॉल्स भी वैसी होती हैं, मतलब हर रिजल्ट आने के बाद कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बताती है कि भाई हमारा रिजल्ट कैसा आया है और हमारी क्या फ्यूचर प्लान्स है। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो पीपीटी है यहाँ पे, ये पीपीटी प्रेजेंट करती है कि व्हाट वी आर डूइंग। हम अब ये तो काफी बोरिंग पीपीटी बनाते हैं, हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पे आते हैं। वेदांत फैशन जैसे इन्होंने सब कुछ बताया, तो ये देखो पीपीटी दे रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने पीपीटी अपनी देखो इंटरेस्टिंग बनाई हुई है, दैट इज अ डिफरेंस भाई। तो ये बता रहे हैं, आप ये देख सकते हो, पूरा पढ़ो। उसके बाद अब उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे ट्रांसक्रिप्ट आती है। अब ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि जब ये बात हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, तो काफी सारे लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। कि अब जैसे काफी इन्वेस्टर्स हैं, ये देखो मीटिंग्स जो होती हैं ये हमारे आपके लिए कम होती हैं, ये रिसर्च एनालिस्ट फर्म्स के लिए ज्यादा होती हैं जो इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो वहां पे आप देख सकते हो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वेदांत मोदी मॉडरेटर पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऋषि मोदी जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि हमें ये जानना है कंपनी के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बातचीत आपको यहाँ मिलती है। बट बात क्या है कि ये बहुत बड़ी होती है, आप देखोगे 17 पेजेस की है। अब इसे आप नहीं पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आप नोट्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक समरी मिल जाएगी कि क्या बातचीत हुई है, ठीक है। तो नोट्स में उस परफॉर्मेंस के अंदर, जैसे अगर आपने देखा, अगर काफी बार क्या होता है, जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चली गई, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्जीकॉम दिखाता हूँ। अब एक्जीकॉम क्या हुआ, कंपनी हमारी लॉस के अंदर चली गई। तो अब ये आप कैसे पता चलोगे करोगे कि भाई क्या रीजन है इस कंपनी का, तो बट इसका जो रीजन है वो कंपनी की जो है नोट्स के अंदर जरूर होगा कि भाई क्या ऐसा हो गया कि हमारी कंपनी यहाँ पे लॉस के अंदर चली गई, क्योंकि किसी ना किसी ने पूछा जरूर होगा, ठीक है। तो ये कॉन कॉल्स होती हैं, एंड कॉन कॉल्स के अंदर आपको भी इनविटेशन आता है। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपको मेल पे आपके पास आता होगा, जो भी आपने मेल आईडी शेयर करी होगी डिपॉजिटरी के पास, कि आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपको लिटरली कॉल आता है एंड आप उसे कनेक्ट से ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप चाहो तो उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ये सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आप चाहो। मैंने ब्राइट कॉम के अंदर एक करके देखा था, काफी बोरिंग होता है बट यू कैन ज्वाइन। ओके, ऑर्डर बुक का कैसे पता करें, ऑर्डर बुक के लिए देखो आप, तो जैसे अगर मैं आरबीएनएल की बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो यहाँ पे सर्च कर लो ऑर्डर बुक, ठीक है। नहीं आ रहा है, ऑर्डर सर्च कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे दिख रहा है द रेलवे ऑर्डर्स आर अराउंड 46,000 करोड़, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको कंट्रोल F प्रेस करना होता है, एंड यहाँ पे अगर आप डालोगे
मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है। आ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, बट आप गूगल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आरबीएनएल ऑर्डर बुक। ठीक है। अभी तो क्या हो गया है, अभी बेस्ट चीज क्या मैं है कि आप अगर आपको कुछ पूछना है, आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो बेस्ट, अभी पहले तो काफी मुश्किल हुआ करता था, आपको पूरी बैलेंस शीट 400 पन्ने की ढूंढनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन 400 पन्ने के अंदर लोगों ने बताया नहीं, इन्होंने बताया कि ऑर्डर बुक कितनी है। अब एक बढ़िया चीज क्या होगी कि आप इसे डाउनलोड कर लो, तो आप इसे डाउनलोड करो, आप इसे चैट जीपीटी के अंदर अपलोड कर दो। ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर डालो और उससे और फिर क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द ऑर्डर बुक। ठीक है। एंड अब स्ट्रेट अप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि भाई स्टडी दिस एनुअल रिपोर्ट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंपनी। ठीक है, गिव मी समरी ऑफ द कंपनी, वो सारी चीजें आपको बता के दे देगा। ठीक है। तो ये काफी इफेक्टिव वे है अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेशन अगर अगर होता है तो आई विल डू, मतलब ये अपने 8 दिन के अंदर नहीं, बट एक बार बूट कैंप खत्म होने के बाद किसी सैटरडे संडे में मैं रखूंगा कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है कंपनी के बारे में। अच्छा, आप अलर्ट्स भी लगा सकते हो। अब जैसे मैंने एक चीज बोली थी कि आप तब खरीदना शेयर प्राइस को जब वो अपने एवरेज पी के नीचे जाए, तो यहाँ पे आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि व्हेन इट फॉल्स बिलो मीडियन पी, तो जैसे आप क्लिक करोगे, सेव करोगे, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। ये अलर्ट आपके मेल पे आ जाएगा, जो भी आपने मेल रजिस्टर करा होगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट आधा पार्ट होता है स्क्रीनर का। उसके बाद आप यहाँ पे भी जो सर्च ऑप्शन होता है ना, इसको भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई डेटा सेंटर की कंपनीज मुझे ढूंढनी है। अब सारी कंपनीज तो आप को नाम पता नहीं होगा, मुझे अगर डिस्कवर करनी होती है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डेटा सेंटर। ठीक है। ये काफी हिडन टूल है जो लोगों को नहीं पता। मैं डेटा सेंटर डालूंगा, कोई कंपनी नहीं आएगी, मैं एंटर क्लिक करूंगा, तो मुझे वो सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो अ, जो अपने कॉन कॉल के अंदर, जो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर डेटा सेंटर वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे वो सारी, जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट कॉन कॉल, तो मैं क्या सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अनाउंसमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ अनाउंसमेंट मिलेगा। मैं सिर्फ कॉन कॉल चाहता हूँ, तो कॉन कॉल के अंदर मिलेगा। अब उसके बाद आई कैन रिसर्च कि भाई कौन सी कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम करे, जो वर्ड है सेंटर वो आ जाता है। ठीक है। तो जो सेंटर वर्ड है वो तो मैंने देखना है। उसके बाद डेटा सेंटर में चाहिए, तो आप देख सकते हो दे आर टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर। उसके बाद फिर मैं देख सकता हूँ कि क्या कंपनी सच में डेटा सेंटर के अंदर काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मुझे वाटर ट्रीटमेंट वाला चाहिए, तो ठीक है, तो आई कैन सर्च वाटर ट्रीटमेंट, तो वाटर, अच्छा, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट वाली जो कंपनी आप देख सकते हो, यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट, तो जो कंपनीज वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काम कर रही हैं, या फिर वाटर ट्रीटमेंट का उन्होंने जिक्र भी करा है अपने कॉन कॉल के अंदर, वो एक बार आ जाता है। ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट प्लांट आप देख सकते हो, जिंदल स्टील लगाने जो भी है, मतलब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यू कैन डू योर ओन रिसर्च, है ना। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो मैं एक्टिवली यूज करता हूँ। उसके बाद आप फीड पे जा सकते हो, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो जो कंपनीज आपको चाहिए, एंड वो आपको अपडेट देता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और जो फीचर है स्क्रीनर का, जो मैं यूज करता हूँ, दैट इज स्क्रीन क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो ये काफी अच्छा फीचर है। यहाँ पे इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपको पहले तो, अब आपको पता चल गया कि भाई किस कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको कंपनी चाहिए जिसकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से कम हो, तो आप कर दोगे मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा की हो, या 5,000 करोड़ से ज्यादा की हो, तो आप डाल दोगे मार्केट कैप ग्रेटर देन 5,000 करोड़। तो आपको 5,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनीज मिलेंगी। अगर आपको चाहिए इससे छोटी कंपनीज चाहिए, तो आप लगा दो लेस देन 5,000 करोड़। जैसे आप क्लिक करोगे, कोई भी कंपनी आप देख सकते हो ऐसी नहीं आई होगी जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज आई हैं। ठीक है। अब आपको कोई और अगर रेशियो लगाना है, तो आपको बीच में एक एंड लगाना है। उसके बाद जो भी आपका है आप लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स आपने लगाया। ठीक है। ग्रेटर देन 30%। आपने रन क्वेरी क्लिक करी, आपके सामने वो सारी कंपनीज आ जाती हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है।
एक्सपोर्ट पे क्लिक करा। अब अ, ये एक पेड फीचर है, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। बट व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें से कंपनीज कॉपी कर सकते हो। ठीक है। अब अगर ये काम नहीं हो रहा है ना, मैं अच्छा अभी काफी बार क्या होता है, ये मैं अभी टूल बता देता हूँ हाउ टू यूज। अब काफी बार क्या होता है कि आप टेक्नो फंडा एनालिसिस करना चाहते हो, मतलब आप सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखना चाहते हो, आप कंपनी का चार्ट भी देखना चाहते हो। तो स्क्रीनर.इन आपको हेल्प कर देता है इन आइडेंटिफाइंग द फंडामेंटल्स, बट चार्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने का आप नहीं देख सकते हो। तो आपको कहाँ देखना होता है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखना होता है चार्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो पेड वर्जन है, तो मैंने तो डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट कर देता हूँ। बट अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप फ्री में कैसे कर सकते हो, एआई से कर सकते हो, इतना आसान कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे पास 50 कंपनीज की लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास 50 हैं तो ठीक है, हमें इसे कॉपी करना है। ठीक है, हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अब कमांड देते हैं, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेट्स ट्राई इट इट आई होप इट वर्क्स। ठीक है, अ, इसको मैं कमांड, अच्छा ये क्या हो गया, सॉर्ट कंपनी नेम्स इन दिस डेटा। ठीक है, तो जैसे मैं इसे कमांड दूंगा, आई होप इट वर्क्स। ठीक है, तो आप देखोगे इसने सारी कंपनीज के नाम मुझे मेंशन करके दे दिए हैं, बट आपको नाम से कंपनीज नहीं ऐड कर पाओगे, आपको क्या चाहिए होगा, इनका कोड चाहिए होगा। ओके, आपको चाहिए होगा इनका एनएससी कोड। ठीक है, तो आप इसको एक और कमांड दो। ठीक है, एनएससी एनएससी कोड ऑफ ऑल दीज कंपनीज, मतलब मुझे ये करना नहीं पड़ता बिकॉज आई हैव फ्री वर्जन, बट आई होप मतलब आप ऐसे कर सकते हो अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, अगर ये एनएससी कोड दे पाए, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करने के लिए हमें एनएससी कोड चाहिए होता है। ओ, दे दिया। ओ, नहीं दे पाया। ठीक है, तो अगर आपको एनालाइज करना है तो ये प्रॉब्लम आप चलो मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व हो सकती है, बट एक बार अगर आप सॉल्व कर लो तो आप बहुत इजीली ऐड भी कर सकते हो। मैंने आपको एक बार मैं पूरी इंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ। इंटायर स्क्रीन, ठीक है। इंटायर स्क्रीन, तो अभी जैसे आप देखोगे मैंने वो चीज़ यूज़ करी है। एंड अच्छा, क्योंकि ये छोटी कंपनीज है तो इनके पास ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे एनएससी कोड आ रहा है जो मैंने डाउनलोड करी है। अगर आपके पास पेड वर्जन है यू कैन डाउनलोड, तो एक बार आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये तो चलो छोटी कंपनीज है यार, एक बार अच्छी कंपनी निकालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़, एंड प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 30%। ठीक है, चलो ये करते हैं। 158 कंपनीज आई हैं, उनके अंदर कहीं एनएससी कोड का ऑप्शन नहीं है। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कॉमास लगा के दे दिए हैं इसने। अब ऑल्सो, ठीक है।
आई गेस ये काम बनेगा तो नहीं, मतलब इतना भी आई एडवांस नहीं हुआ है। मैं ये निकालने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी के नाम और टिकर नेम पे डिफरेंस होता है। अच्छा दे दिया, दे दिया, ओके दे दिया, अब बन जाएगा। चलिए 50 कंपनीज का दे रहा है, अरे चलो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो, अब जो इनका चार्ट एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बताया कि अब जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर मुझे एनएससी के अंदर ऐड करना है तो मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट सर्च करने से नहीं आएगा, मुझे ये सर्च करना होगा, है ना, इसका नाम, उसके बाद ये नाम ऐड होता है, ठीक है। तो मुझे सारी कंपनीज का एक बार टिकर चाहिए होता है अगर आप उन्हें एक साथ ऐड करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर, वरना क्या करना होगा आपको, एक एक करके ऐड करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अब जैसे टिकर सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स एंड एट कॉमा इन बिटवीन, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इसने टिकर सिंबल मुझे दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, बस ट्रेडिंग व्यू में जाना है एंड मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, क्लियर, यस, एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर मारूंगा। अब देखो सारी कंपनीज यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, ठीक। मैं एक बार फिर से इजिली करता हूँ, इसको एक बार मैं क्लियर लिस्ट करा, ठीक है। प्लस पे जाना है एंड क्योंकि यहाँ पे टिकर सिंबल के बाद कॉमास लगे हुए हैं, अब देखो टाटा मोटर्स है ना यहाँ पे, अब देखो टाटा मोटर्स, अरे ओपन नहीं होगा, ठीक है। टाटा मोटर्स कॉमा, टाटा स्टील कॉमा, टाटा टेक महिंद्रा कॉमा, टाइटन कॉमा, ट्रेंड कॉमा, अल्ट्राटेक, क्योंकि कॉमास लगे हुए हैं and एक बार एंटर क्लिक करने में सारी कंपनीज आ जाती हैं। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सबके चार्ट्स एक एक करके देख सकता हूँ। तो ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ। तो स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे पास एक प्रीमियम वर्जन है तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, एनएससी कोड्स मेरे पास आ जाते हैं, फिर चैट जीपीटी से मैं कॉमा लगवा लेता हूँ एंड एक बार में पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं स्क्रीनर और ट्रेडिंग व्यू दोनों को साथ साथ यूज कर पाता हूँ। अब अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, उन कंपनीज के कोड्स निकालने पड़ेंगे एंड उसके बाद कोड निकालने के बाद आप एक बार कॉमा करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से स्क्रीनर हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस अभी अगर आपका कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये ओ क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, अब डाउट्स लेते हैं। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये हमारा 1 घंटे का सेशन मिल जाए।